हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। यूनिट नंबर 2 है ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की गतियाँ यूनिट नंबर 3। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर है मैप्स के बारे में पढ़ेंगे 4 यूनिट में। 5 यूनिट में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत। यहाँ पे टोटल हमारी 6 यूनिट हैं। हमें केवल एनसीईआरटी में इसमें हमें 6 यूनिट तक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका हम यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक, सौरमंडल में पृथ्वी का मतलब यानी कि सौरमंडल जो है उसमें पृथ्वी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सौरमंडल है, यहाँ पे इमेज दिया गया है सौरमंडल, और उसमें क्या है, हमारा पृथ्वी है। ठीक, इस ये समझ में आ गया। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखो, जब सूर्यास्त होता है यानी कि जब सूर्य डूब जाता है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो आसमान में 1-2 हमें बिंदु ही दिखाई देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उन बिंदुओं का क्या होता है, वो धीरे धीरे वो बिंदु क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक, यहाँ पे बस यही कहा गया है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। हम उनको गिन नहीं सकते कि वो कितने हैं। इतने ज़्यादा वो बिंदु होते हैं कि हम उनका गणना ही नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमत्कार वस्तुओं से भर जाता, पूरा जैसे लगता है पूरी तरह से एकदम फिल अप हो गया है पूरा हमारा स्काई, एकदम छोटी छोटी वस्तुओं से, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। मतलब उसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मतलब इतना सुंदर लगता है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे अगर मतलब वैसे शहरों में तो नहीं दिखता है, पर गाँव में ना बहुत अच्छे से क्लियर में दिखता है, इतना अच्छा लगता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टार हैं ना सारे जो टिमटिमाते हैं, कुछ उसमें से होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं और कुछ होते हैं जो ट्विंकल करते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा, कुछ ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के समान जो होते हैं वो चमकते हैं। कुछ ऐसे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब इन्हीं वस्तुओं में हम चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, किन वस्तुओं में, इन तारों की वस्तुओं में। यह अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखता है। कौन, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ये जो होता है अलग अलग आकार में दिखता है, हर समय में हर टाइम में अलग अलग दिखता है। पहले क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, हमारा चंद्रमा किस तरह से रहता है,
ऐसे गोला रहता है। ठीक, यहाँ पे एक मिनट, चंद्रमा जो होता है ऐसे गोला रहता है। पहले इतना दिखता है हमें, फिर दूसरे दिन इतना दिखता है, तीसरे दिन इतना दिखता है, चौथे दिन इतना दिखता है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते गोला गोला करके ये पूरे तरह से गोला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ठीक, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। बस इसमें यही बताया गया है। अब आगे जानते हैं। आप एक मिनट, आप पूरे चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा चंद्रमा हम पूरे मंथ में केवल एक ही बार देख सकते हैं। इस तरह का चंद्रमा पूरी तरह से इसको मतलब जैसे कि इस तरह का चंद्रमा जान लें, इस तरह का चंद्रमा हमें पूरे मंथ में एक ही बार हम देख सकते हैं। ठीक, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती, इसको क्या कहते हैं? एक पूर्णिमा रात होती है। इसको 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद हम किसको नहीं देख सकते? पूर्णिमा की रात को नहीं देख सकते। यह नए चंद्र की रात्रि या अमावस्या होती है। उसको क्या कहते हैं? नए चंद्र की रात्रि होती या फिर अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप साफ, एक मिनट, वेट, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उस टाइम हम आसमान को पूरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी मतलब आसमान में किसी भी तरह का वो नहीं होता है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, जिससे हम आकाश को पूरी तरह से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? किस बात पर? देखते हैं आगे, कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऑफ कोर्स होता है ऐसा। तो हम जब छोटे थे तो हमारे माइंड में आता था कि हम छोटी मतलब रात के टाइम में तारों को देख पाते हैं और जो छोटी छोटी ग्रह होती हैं उनको देख लेते हैं, लेकिन दिन के समय कहाँ वो चले जाते हैं? क्या वो गायब हो जाते हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं, वो गायब नहीं होते हैं। वो जहाँ स्थिर, जिस तरह से रात को जिस जगह पे जिस प्लेस पे स्थिर रहते हैं वो वहीं पर ही स्थिर रहते हैं। पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वो क्या होते हैं? हमसे छिप जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे खगोलीय पिंड के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे और मतलब मान लो ऐसे कि जितने भी प्रकाश वाले हैं चीज़ जो आकाश में दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर खगोलीय पिंड कह सकते हैं। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। एक गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना खुद का ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है, जैसे कि तारों के पास अपना खुद का प्रकाश है, अपना ऊष्मा है। ठीक, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सूर्य क्या है, तो हम कह देंगे तारा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो हम इतना बस
जान लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए कि जितने भी चमकते हुए वस्तुएं हैं आकाश में उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक, बस अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में देखा जाए। यहाँ पे आओ कुछ करके सीखें। ओके, आओ कुछ करके सीखें, और हम कुछ करके ही सीखेंगे। ठीक, आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा पेपर, पेंसिल और एक सुई। इन सब की आवश्यकता है। पहले चरण में देखते हैं, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे, मतलब ऐसे रखना है कि वो सटा रहे। ठीक, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। टॉर्च के चारों ओर क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। टॉर्च है ऐसे, उसके बीच में ऐसे किनारे किनारे उसके क्या करना है, सर्कल करना है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। फिर तीसरे नंबर पे कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। उसमें क्या करना है, छोटे छोटे ऐसे छेद करें। ठीक, अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। उसको चारों तरफ करके उसको रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। जो टॉर्च की स्विच है वो क्या रहे, बाहर रहे। अब यहाँ पे 6 नंबर पे क्या बोला है, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। यही इसमें करना है। जो जो इसमें प्रक्रिया बताया गया है उसमें वही वही करना है। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे। उसमें क्या होंगे, हम छोटे छोटे बिंदुओं को ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते, जैसे मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें स्टार्स के बारे में पता चल रहा है कैसे वो दिखते हैं। वेट 1 सेकेंड। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम लाइट को, जैसे कि लाइट को हम जब जला देंगे तो क्या होंगी, जितनी भी बिंदु दिख रही थी हमें वो अब नहीं दिखेंगी। यही प्रक्रिया क्या है, हमारे सूर्य के साथ भी यही होता है सेम। आप इसको करके देख भी सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। आओ करके सीखें, बहुत अच्छा चीज़ है। एक तरह से बच्चों के अंदर जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है ये। आप इसकी तुलना इस अवस्था से कर मतलब सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। जब इसका हम मतलब इसको हम तब अपना सकते हैं जब इस टाइम इसको अपना सकते हैं, जैसे कि अगर हम जागृत हैं, जानने के लिए इच्छुक हैं कि मतलब किस तरह से मतलब दिन के समय तारे नहीं दिखाई देती हैं, रात के समय तारे दिखाई देती हैं, तो अगर वो जानना है तो आप उसको कर सकती हैं। ये वाला इसको कर सकते हैं और अपना के देख भी सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर, बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, इसलिए वे उनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से हमें बहुत बहुत छोटे दिखाई देते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, पर वो दूरी की वजह से हमको नहीं दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती। ऑफ कोर्स ऐसा है, कोई चीज़ अगर कोई वस्तु है वो दूरी पे है तो हमें वो छोटी ही दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा होता है। जब हवाई जहाज को हम देख लें, एरोप्लेन को, जब वो ऊंचाई पे उड़ता है, जितना ऊंचे रहते उतना छोटा दिखाई देता है। अभी हम देखें तो कितना छोटा दिखाई देगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो आसमान में आकृति के समान बनाए, मतलब स्टार जो होती हैं वो अपने मतलब समूहों से कुछ बनाई रहती हैं, कुछ आकृतियाँ बनाई रहती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कौन सा? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मंडल एक प्रकार का है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे अर्सा मेजर या फिर बिग बेयर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र है। इसको हम ईजिली जो है आसानी से इसको समझ लेते हैं। कौन से तारे को? यहाँ पे सप्तऋषि के बारे में बात किया गया, अभी हम इमेज में देखेंगे। ठीक, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये उर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि, जो कि 7 तारों का समूह होता है। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा उर्सा मेजर, यहाँ पे हमारा सप्तऋषि है। 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 स्टार का क्या होता है? समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा। और ये किसका भाग है? ये उर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। मतलब अगर आपके बगल में कोई ऐसा है जो बहुत थोड़ा टैलेंट है, तो उससे आप पूछ भी सकते हैं कि तारों के बारे में हमें बताइए, ग्रहों के बारे में बताइए, नक्षत्र क्या होते हैं उनके बारे में बताइए। आप वो सब चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम आगे ध्रुव तारा के बारे में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन टाइम में मतलब पहले के ज़माने में लोग किसी मतलब ऐसे नहीं बोलते थे किसी मशीन से कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग तारों से क्या दिशा को निर्धारित करते थे। जैसे कि एक उत्तरी तारा होता है जो कि उत्तर दिशा में होता है, उसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इस आसमान में ना केवल एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। मतलब सप्तऋषि की सहायता से हम उसके मतलब उसको हम जान सकते हैं। अभी हम चित्र को दिखा देंगे आप लोगों को। तो चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतन तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों की ओर संकेत करेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे सप्तऋषि तारा है और यहाँ इसके जो सप्तऋषि के दो तारे हैं। यहाँ से अगर सीधे देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे दिशा है, इसको यहाँ पे पूरा देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब ऐसे कौन कौन से मतलब हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और लाइट नहीं है, तो ग्रह हैं, उनके बारे में। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो तारों के जो प्रकाश होते हैं उनसे प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले। एक ग्रह यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जितने भी हमारे ग्रह हैं, हमारे कितने ग्रह हैं आपको इस कमेंट में बताना है, और जितने ग्रह हैं सारे के नाम भी बताना है साथ साथ। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो हम सूर्य कह सकते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब कौन? सूर्य, मतलब वो चमकता हुआ ही प्रतीत होगा हमें। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सौरमंडल है, इसको हम देख सकते हैं। ये हमारा पूरा सौरमंडल है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक फैक्ट था, उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे है, चलिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। छल्ले ऐसे 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 करके क्या है? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। ये क्या है? असंख्य पिंडों से बनी छोटी छोटी क्या है? पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बीच में, तो इन छल्लों को हम देख सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक तरह का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, प्लैनेट है, ऐसे ही 7 और प्लैनेट हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं और ऊष्मा लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपना खुद का चंद्रमा भी है। जैसे कि हमारी पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट है। हमारी पृथ्वी जो होती है प्रकाश और ऊष्मा किससे लेती है? हमारे सूर्य से। तो ऐसे जो 7 और जो प्लैनेट हैं वो भी किससे लेते हैं प्रकाश? वो भी हमारे सूर्य से लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, ठीक है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में ही जाने।
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, जो 8 ग्रह हो जाएंगे, उपग्रह हमारा जो जैसे कि चंद्रमा हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो जाएंगे जो चमकते हैं आसमान में, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यही सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं, मतलब सौरमंडल में सूर्य जो होता है वो मुखिया होता है। उसका मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। ठीक, यहाँ पे फैक्ट दिया है, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक मतलब जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है, मतलब ऐसे कि मतलब सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। यहाँ पे और शब्दों को लिखने के लिए बोला है। अब जानते हैं इसमें से एक हमारा है सूर्य। सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। किसके केंद्र में स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कौन? सूर्य। थोड़ा सा वेट कीजिए। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कौन? सूर्य। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव होता है वो बल सौरमंडल को बांधे रखता है, इसके खिंचाव से। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कौन? सूर्य। सूर्य एक स्रोत है जिससे सौरमंडल को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त हुई है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। मतलब इसके अत्यधिक ऊष्मा को हम इसके महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह सबसे नज़दीक का तारा है पर ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पे ग्रह, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। सॉरी, ओहो, थोड़ा सा वेट कीजिए। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। ओके, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए, इसको ना ऐसे ही याद करना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसा नहीं कि बुध के बाद मंगल ला दें, मंगल के बाद यूरेनस ला दें, यूरेनस के बाद शनि ला दें। ऐसा नहीं, क्योंकि एक सीरीज वाइज से है, मतलब दूरी के हिसाब से है सूर्य के, तो उसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे याद करने का ट्रिक दिया है, पर आप वैसे ही याद कर सकते हैं, इसमें ट्रिक की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ये है, इससे याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, शब्द की उत्पत्ति छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बारे में बताया गया है इसमें। अब यहाँ पे आगे देखते हैं।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं कि जो प्लैनेट होते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, फैले हुए होते हैं। एक कक्षा कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत बड़े आकार में होते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। प्लैनेट जो होते हैं इस तरह के घूमते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक जो है वो बुध है। किसके? सूर्य के। सबसे नज़दीक आएगा, क्वेश्चंस आ सकता है पेपर में कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है सूर्य के? तो बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। मतलब सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। किसको? सूर्य का चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा हर बारी क्वेश्चंस आते हैं कि किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो किसको माना जाता है? शुक्र को। ठीक, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो इसका जो आकार है, किसका? शुक्र का। आकार और आकृति लगभग हमारे अर्थ के ही समान है, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। मतलब प्लूटो भी जैसे कि 9 प्लैनेट बोलते थे कि है एक प्लेटो, तो प्लेटो को भी अभी तक मतलब ग्रह भी माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा 2003 सीरस तथा प्लेटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी के बारे में देखा जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी के बारे में चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओ शिट, 1 मिनट। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य क्या है? सूर्य से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कौन? पृथ्वी। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाव कहा जाता है। भूभाव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। मतलब अभी तक तो यही माना गया है, यही अभी हुआ है अभी तक कि पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना है। मतलब जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ केवल अभी पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। मतलब एकदम मैंने इस तरह से हम कह सकते हैं, ना तो ठंड है बहुत ज़्यादा और ना ही गर्म है बहुत ज़्यादा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। हमारे पृथ्वी पे पानी भी उपस्थित है, वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है? हमारे जीवन सर्वाइव करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इन्हीं सब के वजह से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है।
क्वेश्चन अगर आएगा मतलब किस वजह से पृथ्वी को सूर्य का अद्भुत ग्रह कहा जाता है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है, तो इन्हीं सब वजहों से पृथ्वी को मतलब यही सब हम लिख देंगे कि इन्हीं सब वजहों से मतलब पृथ्वी को जो है सबसे जो है अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी किस कलर की दिखाई देती है? नीले कलर की। वैसे तो हम रहते हैं तो अर्थ पे, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो हमें नीले कलर की दिखाई देगी, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्यों ऐसा है कि नीले रंग की दिखाई देती है? क्योंकि 2/3 सतह क्या है? पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद क्लास को इन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? पूर्णिमा के बारे में पढ़ा, अमावस्या के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हमने नक्षत्र के बारे में पढ़ा, उर्सा मेजर, अर्सा मेजर के बारे में, सप्तऋषि के बारे में जाना, और ध्रुव तारा के बारे में जाना, और ग्रह क्या होते हैं इनके बारे में जाना, और यहाँ पे ये हमारा क्या है? सौरमंडल है, और यहाँ पे हमने सौरमंडल के बारे में जाना, सूर्य के बारे में जाना, सौरमंडल में सूर्य के बारे में। उसके बाद यहाँ पर ग्रह के बारे में पढ़ें, और यहाँ पर लास्ट जो है इसके बारे में, किसके बारे में पढ़े हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़े हैं, पृथ्वी के बारे में टोटली पढ़े हैं। ठीक, अब आपका है, अब सेकंड वीडियो में आपका आएगा, हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में चंद्रमा के बारे में, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।